मैं रमा पांडे टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 को। पार्ट थर्ड में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजंस एज वेल एज सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस बोथ। पीटी के लिए प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार जुडिशरी बिल्कुल नजदीक है, एमपी जुडिशरी भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, दिसंबर तक वहां का भी एग्जाम हो जाएगा। और भी जो इन फ्यूचर जुडिशियल सर्विसेज के जो भी एग्जामिनेशन होंगे, आर्टिकल 13 आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मिस करके नहीं जाना। एंड मेंस में भी इसके डॉक्ट्रिन्स पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद बिहार और एमपी के जो बिल्कुल नजदीक हमारे पीटी हैं उनसे आपके एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और मेंस के लिए तो मेरा हमेशा पढ़ाने का पैटर्न मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है, मेंस ओरिएंटेड रहता है। तो आप कभी भी मेंस की प्रिपरेशन देखिए करते हैं ना, प्रिपरेशन का तरीका है, आप हमेशा मेंस ओरिएंटेड अगर प्रिपरेशन करेंगे आपको कभी पीटी में, कभी इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेंस की जब प्रिपरेशन होती है ना तो पीटी उसमें इन्वॉल्व होता है। अभी तो हमारी अप्रोच पीटी ओरिएंटेड होनी चाहिए क्योंकि हमारे बिल्कुल नजदीक एग्जाम है, बट जो लोग फ्रेशर्स हैं प्लीज आप लोग इन डिटेल बहुत डीप में जाकर स्टडी करिए, क्योंकि एक बार पीटी ओरिएंटेड पढ़ा आपने और उसके बाद आपको 2 महीने मिल रहे हैं मेंस के लिए, उस बीच आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मेंस कभी क्वालिफाई नहीं होगा। और पीटी क्वालिफाई करके आपको करना क्या? आप एक बार बताओगे किसी को पीटी निकल गया बहुत अच्छा लगेगा, 2 बार बताओगे पीटी निकल गया बहुत अच्छा लगेगा, तीसरी बार से आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि अब ये मुझे पीटी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमेशा याद रखिए आपकी अप्रोच मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। पीटी के लिए तो 1 महीना किसी भी स्टेट के लिए मोर देन इनफ होता है, 1 महीना बहुत होता है। लॉ जहाँ जीएस है वो भी, क्योंकि आपने पहले से उन चीजों को पढ़ रखा है। अब तो आपको बैरक में आर्टिकल, उनके टाइटल, उनके कीवर्ड्स, उनके इलस्ट्रेशन और केस बेस्ड स्टडी, ये बस आपकी पीटी के लिए करना है। तो इस वीडियो में मेरा पीटी एंड मेंस दोनों के लिए अप्रोच होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 13 देखिए, फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में कुछ हमारे अवेलेबल है। वो फंडामेंटल राइट एकदम यूजलेस हो जाते सारे फंडामेंटल राइट, चाहे वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता, चाहे वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता, चाहे वो चिल्ड्रंस के अवेलेबल राइट होते, कोई भी फंडामेंटल राइट वो सारे यूजलेस हो जाते अगर हमारे पास आर्टिकल 13 ना होता। उसके पीछे रीजन है। आर्टिकल 13 में 2 इंपॉर्टेंट क्लॉज, हालांकि इसके सारे क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम इस वीडियो में 2 क्लॉज डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज इन फोर्स इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, और टू द एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक वो पार्ट थर्ड में लिखे किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं। इफ दैट लॉ एब्रेजेस फंडामेंटल राइट, इफ दैट लॉ टेक्स अवे फंडामेंटल राइट, और इफ दैट लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, देन दैट प्री एग्जिस्टिंग लॉ shall be void to that extent। इसका बिल्कुल साधारण तरीके से मतलब ये है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जब भारत में संविधान लागू हुआ, कौन सी डेट? 26 जनवरी 1950। इससे पहले आपको पता है हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, आपको सबको पता है, उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए, इवन उनके बनाए लॉ हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी लॉज वो हैं, उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है अगर उनके बनाए हुए किसी भी लॉ, उनके मतलब किसी के भी बनाए, 1950 अब ऑब्वियस सी बात है वही थे तो वही बनाएंगे। 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हो गया, उससे पहले भारत में जितने भी कानून थे, जो भी लॉज थे, लॉज की डेफिनेशन में वही आएगा जो आर्टिकल 13 में डिफाइन है। रूल, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डिनेंस सब कुछ वही होगा। जो भी कुछ लॉज हुए, अगर कोई भी लॉ इन फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हुआ, मतलब 14 के इनकंसिस्टेंट हुआ, 15 के, 16 के, राइट टू लाइफ के, जितने भी फंडामेंटल राइट है, अब सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, आप खुद समझिए उसको, उनमें से किसी के भी फंडामेंटल राइट के अगर इनकंसिस्टेंट हुआ, उसके विपरीत हुआ, उसके उल्लंघन में हुआ, तो उतना पोर्शन, वो लॉ अगर पूरा उल्लंघन में है तो वो पूरा लॉ वॉइड हो जाएगा, ठीक। अगर उस लॉ का कोई पोर्शन है तो उतना पोर्शन वॉइड हो जाएगा। कहने का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले के सारे लॉ
अब क्योंकि फंडामेंटल राइट आ गए ना, अब तो हमें हमारा संविधान मिल गया, तो अब कोई भी लॉ अगर उसके विपरीत हुआ तो अब उस लॉ का कोई मायने नहीं है, बिकॉज नाउ वी हैव आवर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली वी हैव फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट थर्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो फंडामेंटल राइट दिए गए ना पार्ट थर्ड में, एक्चुअली उनको कह सकते हैं ना रियलिस्टिक, अगर आपको रियलिस्टिक व्यू देखना है कि हाँ फंडामेंटल राइट एक होता है डिक्लेयर कर देना, क्या मतलब होता अगर हमने पार्ट थर्ड में डिक्लेयर कर दिया बट पहले के जो लॉज थे वो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थे, कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी थी जो कहती है कि नहीं इस पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे, इस पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे, इस कम्युनिटी के बच्चे, इस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, इस जेंडर की मतलब महिलाएं इस जगह जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते, इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग मंदिर जा सकते हैं, इसके नहीं जा सकते। अगर हमने उन प्री एग्जिस्टिंग लॉज को अभी भी वैलिड बना के रखा होता तो फिर क्या मतलब होता इन फंडामेंटल राइट्स को देने का। तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि जो सोशल इवल्स थे, जैसे भी हमारे यहाँ कुप्रथाएं थी, है ना, और कोई लॉज भी थे अगर ऐसे, तो अगर कोई ऐसा लॉ है ना भाई तो अब वो लागू नहीं होगा, वो हो जाएगा वॉइड। ये कहता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। तो ध्यान रखिएगा, पीटी में बहुत बार पूछा जाता है प्री एग्जिस्टिंग लॉज से रिलेटेड प्रोविजन, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। ओके, प्री एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास आईपीसी, हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे लॉज हैं, आप देख लीजिए जो पहले के बने हुए 1950 के पहले के, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए आर्टिकल 13 के ही क्लॉज 2 में। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि अब 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो गया, नाउ द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ। अब पहले तो जो बन गए वो भी फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, और अब हमने कह दिया कि बन गए, और अब जो स्टेट है ना, स्टेट भी बाउंड है इन पार्ट थर्ड से। नाउ द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज इन contravention or which abridges any fundamental right or which takes away any fundamental right। और अगर राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इन मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन में होगा, और अगर ऐसा लॉ बना भी दिया ना, then that law shall be void to the extent of that inconsistency और abridgment। अगर भैया राज्य ने बना भी दिया ना तो वो उतना लॉ हो जाएगा void, शून्य हो जाएगा, उसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो कितने अच्छे प्रोविजन है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लगता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब जब लॉ बन गया उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद के लॉज पर लगता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 लगता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले वाले लॉज पर। ये तो हो गई हमारी सिंपल सी चीज, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब अब जितने भी लॉज स्टेट बनाती है ना उसको चेक किया जाता है, इसीलिए इसमें आता है जुडिशियल रिव्यू। स्टेट लॉ नहीं बनाएगी, अगर स्टेट ने बना दिया तो उसको चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपके सामने बहुत सारे लॉज, आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज इन द केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण इन द ईयर ऑफ 1975। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया, देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 39, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स के इलेक्शन होते हैं कि वो चैलेंज नहीं किए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कह दिया भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर को आप नहीं छीन सकते। ऐसे ही एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, आप सबको पता होगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और किसी बुक से प्लीज पीटी देने जाइएगा तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ लीजिएगा कि उससे क्या क्या अमेंडमेंट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से एक आपका आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट कर दिया गया। आर्टिकल 31C विच वॉज इंसर्टेड बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1971, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया 42nd से, और अब कह दिया कि इन जनरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। 14 को कर सकती है, 19 को कर सकती है, इवन 31 को कर सकती है। ये जब चैलेंज किया गया, ये 42nd अमेंडमेंट जब चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। क्या कह रहे हैं हम, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाएगी जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होगा, वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाए चाहे साधारण। अब आपको रिसेंटली याद होगा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, है ना।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक सेक्शन था 66 के, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। क्या है ये सारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के। स्टेट ने लॉ बना दिया था जो कि आर्टिकल 19 के, जो फंडामेंटल आर्टिकल 19 देता ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनके वॉल्यूशन में था। क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है 19 में, दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन दोज ग्राउंड विच आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक, जिसमें बहुत सारे हैं, सॉवरेनिटी है, यूनिटी हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, फ्रेंडली रिलेशन हो गया, डिफेमेशन हो गया। बट एनॉयड हो जाना, पता चला किसी ने पब्लिक पोस्ट कर दी और उसे दूसरा आदमी एनॉयड हो गया, किसी के एनॉयड हो जाने से, किसी के परेशान हो जाने से, किसी के बहुत, आपने कुछ उसके बारे में लिख दिया, अब वो सामने वाला अपने आप में परेशान है, मेरे बारे में ऐसे क्यों लिख दिया, इस बात पर आप किसी के 21 जो फंडामेंटल राइट है इसको वॉयलेट नहीं कर सकते, किसी को अरेस्ट, उसमें सीधे से अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये आर्टिकल 19 के वॉयलेशन में है, 21 के वॉयलेशन में है, और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। आई थिंक आप समझ पाए होंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है। अब देखिए आर्टिकल 13 के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम वो डॉक्ट्रिन ही नहीं पढ़ा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ओके, पहले तो ये समझ लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लगता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर। अब समझिए है क्या ये भाई एक्लिप्स। पहले एक्लिप्स के डॉक्ट्रिन को कॉन्स्टिट्यूशन में समझिए, इससे पहले आप एक चार्ट के फॉर्म में समझ लीजिए। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर अभी नीचे शो होगा। एक्लिप्स समझिए क्या है, जैसे कि सन का एक्लिप्स हो गया, मूनर एक्लिप्स। देखिए क्या होता है, एक तरफ मान लीजिए आपका सन है, ठीक, आप देखिए चार्ट में, और दूसरी तरफ आपकी अर्थ है। सन से आने वाली रेज देखिए डायरेक्टली आपको अर्थ पर पड़ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सन और अर्थ के बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आराम से रेज पड़ रही हैं इस पे, ठीक है। द मोमेंट एनी ऑब्जेक्ट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में पड़ गया तो जो सन से आने वाली रेज हैं वो अर्थ पर नहीं पड़ रही हैं। ये क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, ये है एक्लिप्स। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जब भी एक्लिप्स है क्योंकि उससे छिप गया, इससे सन का उतना पोर्शन जो है वो कह सकते हो छिप गया, तो एक्लिप्स कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ये डेफिनेटली रिवाइव होगा। ये जो ओवरशैडो हो गया है किसी ऑब्जेक्ट से, ये हटेगा और रेज वापस पड़ेगी। समझ रहे हैं आप, कभी भी ग्रहण लगता है, देखते हैं ना, कुछ समय कुछ मिनट के लिए ग्रहण, बहुत प्रैक्टिकल है, किताब खोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है ना, इतने टाइम के लिए ग्रहण लगा है। हम लोग घरों में बहुत सारे नियम कानून, बहुत कुछ जैसे जैसे जिन धर्मों में जैसा जो है उसको करते हैं। तो ग्रहण कभी भी हमेशा के लिए नहीं लग जाता, थोड़े टाइम के लिए लगता है। इन द सेम मैनर अब आइए भाई, ये क्यों पढ़ रहे हैं सन अर्थ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेम टर्म हमने लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में। ये जो डॉक्ट्रिन में एक्लिप्स क्या कहता है, एक्लिप्स, अब इस चार्ट को देखिए, जैसे सन है इसको आप बना लीजिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगर यहाँ पर कुछ पहले के लॉज थे, ओके, जैसे सन की रे पड़ रही थी ना अर्थ पर, वैसे ही ये लॉ अप्लाइड थे इंडिया पर, इसका एप्लीकेशन इंडिया पर आराम से हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंडिया पर एप्लीकेबल थे। आपने एक्लिप्स में पढ़ा, द मोमेंट एनी ऑब्स्टिकल कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अब इसको बनाइए आर्टिकल 13 से, सन की जगह प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अर्थ है आपकी इंडिया, ये लॉज इंडिया पर एप्लीकेबल हो रहे थे। द मोमेंट एनी ऑब्स्टिकल कम्स, ऑब्स्टिकल क्या है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में पार्ट 3 आ गया, और पार्ट 3 में आ गए आपके फंडामेंटल राइट्स। द मोमेंट फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट 3 ने ये पहले वाले लॉज को, ये जो पहले वाले लॉज है ना, इनको रोक दिया यहीं पे, कहा नहीं, अब आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, और आप इंडिया पर आपका एप्लीकेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब है आपके पास 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लॉज नहीं आगे जा सकते। क्यों? क्योंकि ये लॉज वॉयलेशन में है, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन है,
ये जो बीच में लग गया 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोटेक्शन है और ये यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये फंडामेंटल राइट अब यहाँ के संविधान ने यहाँ के लोगों को दिया है, तो ये लॉ क्योंकि वॉयलेटिव है, ये लॉ वॉयलेटिव है और इसको पार करके ये आगे नहीं जा सकता। ये है एक्लिप्स, मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज होंगे, द प्री कॉन्स्टिट्यूशन और प्री एग्जिस्टिंग लॉज, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, देन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, तो ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, दे विल बी ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इनको ढक लेगा और ये इनका एप्लीकेशन इंडिया में नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में कभी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वो वॉइड नहीं होते। जैसे कि सन खत्म नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, फॉर द टाइम बीइंग इट इज ओवरशैडोड बाय सम ऑब्जेक्ट। इन द सेम मैनर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट्स are for the pre-constitutional laws for the time being are overshadowed by the fundamental right guaranteed under part 3rd। इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे फंडामेंटल राइट में ही अमेंडमेंट हो जाए, है ना। सरकार जिस फंडामेंटल राइट के ये वॉयलेशन, मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि आर्टिकल 19 के वॉयलेशन में है, ओके, इसलिए अब वो एप्लीकेबल नहीं हो रही, ठीक है। ये ओवरशैडो डोरमेंट पोजीशन में हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लॉज। लेकिन मान लीजिए इस फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट कर दिया तो फिर ये ऑपरेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ध्यान रखिएगा, ये वॉइड नहीं होते, नल एंड वॉइड नहीं होते हैं, बट ये कुछ टाइम के लिए इनऑपरेटिव हो जाते हैं। जैसे ही अमेंडमेंट कर दिया जाएगा उस लॉ से, जिस प्रोविजन से ये इनकंसिस्टेंस है, जैसे ही उसको हटा दिया जाएगा ये दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। यहाँ पर चांस होता है रिवाइव होने का, यहाँ पर पूरा चांस होता है कि कभी फ्यूचर में ऑपरेटिव हो जाएंगे। इस पर जो लीडिंग केस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दो केसेस हैं। पहला केस है आपकी स्क्रीन पे आएगा, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये 1951 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द लॉ विच वॉलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट नलिटी और void ab initio but becomes only unenforceable। ये बात आपको कैच करनी है कि एक्लिप्स में कभी भी void नहीं होता बल्कि अनएनफोर्सेबल हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। कुछ टाइम बाद ये रिवाइव हो जाएगा। जब ये जिस भी बात से टकराव आया है मूलभूत अधिकारों में और पहले के बनाए हुए लॉज में, वो जब टकराव हट जाएगा, वो एक प्रॉब्लम हट जाएगी, तो ये दोबारा से लॉज रिवाइव हो जाएंगे। इस पर जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, अभी आपको ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको और क्लियर हो जाएगी इस केस में। भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है रिलेटिंग टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, एक बरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट था 1947 का। सो डेफिनेटली इट वॉज द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1947 का था, मतलब संविधान के आने से पहले। अब इसके जो प्रोविजंस थे डेफिनेटली भारत में लग रहे थे, लेकिन इस बीच में आ गया 1950 में हमारा भारतीय संविधान और उसमें पार्ट 3rd। इस पार्ट 3rd में आ गया एक आर्टिकल 19। ये बरार मोटर व्हीकल्स एक्ट का एक प्रोविजन था जो कि आर्टिकल 19 के इनकॉन्सिस्टेंट था, ओके। तो आर्टिकल 19 की वजह से ये हो गया इनऑपरेटिव, इस पर लग गया एक्लिप्स। ये जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या हुआ मैंने आपको बताया, ये इनऑपरेटिव होता है, केवल नल एंड वॉइड नहीं होता। इसमें भारत सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया 1951 में, और क्या किया, इस जो 19(1) की वजह से ना जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी इसके ऑपरेशन में, तो हमने क्या किया 19(1) को ही अमेंड कर दिया और क्लॉज 6 में एक सब क्लॉज ऐड कर दिया, क्लॉज 1, ठीक है, जो कि ऑथराइज करती थी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कैन मोनोपोलाइज एनी बिजनेस, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, लेकिन मैंने बताया जैसे इनकंसिस्टेंसी रिमूव होगी ये ऑपरेटिव हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंसी 19(1) की वजह से थी, ये इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से, ठीक है।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में बताया और कहा इट बिकेम इनफोर्सेबल अगेंस्ट द सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ठीक है, कि ये लागू होता है सिटीजन और नॉन सिटीजन के अगेंस्ट में। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में कभी भी वॉइड नहीं होता बल्कि इनऑपरेटिव होता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, इसको भी आप चार्ट के थ्रू देख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? जैसा कि इसका नाम बता रहा है ना, सेवरेबिलिटी, अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का कोई भी पार्ट ऐसा है जो कि इफ दैट लॉ इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कोई भी एक्ट का कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन किसी फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में है और वो एक्ट और उसका प्रोविजन ऐसा है जो विच कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एक्ट, है ना, पूरा एक्ट से उस प्रोविजन को आप अलग कर दोगे तो भी एक्ट ऑपरेटिव रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है जो कि एफआर के इनकंसिस्टेंट है, देन उतना प्रोविजन को आप सेपरेट कर दीजिए, उतना प्रोविजन हो जाएगा वॉइड, उतना प्रोविजन हो जाएगा वॉइड। ये है बहुत सिंपल से तरीके में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ध्यान से समझ लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में उतना पोर्शन वॉइड हो जाएगा जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में हो। पूरा एक्ट आपको वॉइड करने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही पोर्शन वॉइड कर दीजिए जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है। लाइक इस पर एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो था जो कि फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट था, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड। अब अगर आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहें, देख लीजिए आप लोग अभी श्रेया शंगल के केस में देख लीजिए, आपने एक प्रोविजन को कर दिया वॉइड, ठीक है, उतने ही प्रोविजन को, पूरा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में इंडियन पीनल कोड के 303 को कर दिया था नल एंड वॉइड, ठीक, पूरे IPC को नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन को आपने किया। मिनर्वा मिल्स के मैटर में भी 42 पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वॉइड नहीं किया, लेकिन हमने केवल उतने पोर्शन को वॉइड किया जितना पोर्शन आपका करेक्ट नहीं था या फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में था। आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने इस प्रोविजन को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब एक एक्ट में मान लीजिए 111 सेक्शन है, एक एक्ट में मान लीजिए 511 सेक्शन है, 511 में से कोई एक सेक्शन या दो सेक्शन FR के इनकंसिस्टेंट है। 497 अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, आप लोग को याद हो गया, एडल्ट्री, ठीक है, FR के इनकंसिस्टेंट पाया। IPC में सेक्शन 377 नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया क्योंकि वो FR आर्टिकल 21 से के वॉयलेशन में हो रहा था, प्राइवेसी की वॉयलेशन में हो रहा था। तो पूरा एक्ट हम वॉइड नहीं करते बल्कि उतना पोर्शन वॉइड करते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप समझ गए होंगे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और भी आपको क्या इसमें आगे और चाहिए तो उसको बताइए। आर्टिकल 13 का अभी सेकंड थर्ड पार्ट है, वो आपको सेकंड वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।